मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कैसे बाजार का दस्तूर तुझे समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पे। आज हम बात करने वाले हैं निर्मला सीतारमण जी ने जो 23 अगस्त को जो अपना प्रोग्राम बताया है, जिसमें सब कुछ बेच देने की बात की है, जिसमें देश की उस संपत्ति को बेच देने की बात है जिसको हमने अर्जित किया है आजादी के बाद। सरकार का तर्क है कि नहीं, हम इसे बेच नहीं रहे हैं, हम इसे लीज पर दे रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं, और हम इससे जो फायदा आएगा, जो रेंट आएगा या जो उस तरह की चीजें आएंगी, जो किराए आएंगे, हम उससे फायदा उठाएंगे। यानी पहली बात तो ये कि सरकार इस मामले में फेल हो गई है कि वो इन चीजों का इस्तेमाल कर पाए। तो पहली बात आप समझिए कि मोनेटाइजेशन है क्या। असल मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में कह सकते हैं संपत्ति मुद्रीकरण। ये रियल में एक सिंपल भाषा में समझने लायक ये बात है कि जैसे हमारी कोई संपत्ति है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई कमरा हो या अपार्टमेंट हो और हम उसको रेंट पर दे दें, चूंकि वो हमारे इस्तेमाल में या हमारे फुल यूटिलाइजेशन में नहीं आ रही थी। ये सारी बातें इसके मेन टॉपिक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पर अब डिस्कशन करते हैं। इसमें पहली बात जो है वो ये है कि इसमें जो टारगेट सेट किया गया है उसकी वो है 6 लाख करोड़ का, और ज्यादातर कहा जा रहा है कि 2022 से लेकर के 2025 तक सरकार को यह अर्न कर लेना है। फिर सवाल ये उठता है कि सरकार को इतने पैसे की अचानक ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है। तो सरकार ने कहा है कि टोटल लगभग 7,400 के आसपास उसके पास परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं को लागू करने के लिए इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। यानी जो हमने पहले बनाया है उनको बेच करके आप नई चीजों को लाएंगे। अगर विपक्ष के इल्जामात को सुने, अगर विपक्ष के आप आरोपों को सुने, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो क्लियर कह रहे हैं कि ये बेच रहे हैं, ये देश की पूंजी को कुछ पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। जिस पूंजी पर पूरे देश के 137 करोड़ लोगों का अधिकार है, उस पूंजी को बिना उनके पूछे हुए, बिना किसी यूनियन या ट्रेड यूनियन या किसी तरह की ऐसी संस्था से बात किए हुए उन लोगों को दिया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। या कहिए तो ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा है, निजीकरण ऐसा है जिसमें कुछ निजी घरानों को, निजी पूंजीपतियों को फायदा है। ये एक इल्जाम है विपक्ष का, जिसमें राहुल गांधी को आप देख सकते हैं और जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं और इसमें बहुत हद तक दम नजर आता है, क्योंकि कई मामलों में। लेकिन फिर अगर आप बीजेपी की तरफ की बातें सुने तो बीजेपी का कहना है कि इसमें ऐसी बात नहीं है, हमने 44 लाख करोड़ के जो परियोजना है उसमें हाथ लगा दिया है और 22 लाख करोड़ तो बिल्कुल इन प्रोग्रेस है, खासकर पाइपलाइन के मामले में। अब कुछ जो फैक्ट्स है, कुछ फिगर्स है, मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप देखकर जज करें और खुद समझें कि बात क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस टोटल जो ये निजीकरण का मामला है, ये कहिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 8 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेगी। और इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार ये नहीं कह सकती है कि लेस गवर्नेंस के नाम पर हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें बुनियादें होती हैं जो जिससे एक राष्ट्र निर्माण होता है, और उन राष्ट्र निर्माण की चीजों में, उन राष्ट्र निर्माण की जरूरत की आवश्यकताओं में सरकार का जो इंटरफेरेंस है, जो इंटरवेंशन है, वो जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं। 27% रोड, 15% रेलवे, 15% पावर सेक्टर, 8% ऑयल एंड गैस लाइन, 6% टेलीकॉम, टोटल जो है ये प्राइवेट हैंड्स में चले जाएंगे। 4 से 5, और हम सब लोगों को पता है कि कौन से लोग आएंगे और इसको खरीदेंगे, क्योंकि ना आपके पास लाखों लाख करोड़ है, ना हमारे पास है। अब देखिए, इस जो हमने 15%, जो 25% रेलवे हैं, उसमें 15 रेलवे स्टेडियम हैं, 400 रेलवे स्टेशन हैं, 90 पैसेंजर ट्रेन हैं, उसके अलावा दूसरे ट्रेन हैं, 150 रेल्स हैं, उसके बाद 160 कोल माइंस है, कोयला खान। तो अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो जैसे लगेगा कि देश के रिसोर्सेस का, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसको हमने इन 7 दशकों से ज्यादा में अर्जित किया था, उसको एक हाथ में बेचा जा रहा है और इसको नाम दिया जा रहा है कि हम इंप्लॉयमेंट पैदा करेंगे। अभी हम आपको आगे जब इसकी कमियां बताएंगे तो आप देखेंगे नहीं, इसमें इंप्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब आइए, कुछ नीति आयोग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन नीति आयोग ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जिससे हमें यह पता चले कि किस व्यवस्था या किस रेगुलर या किस, आप समझ सकते हैं, किस एक्ट के तहत या किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी जिसके तहत इन चीजों को इस तरह से लीज पे दिया जाएगा, फिर उनको लिए, चूंकि लीज का कोई भी टाइम अभी फिक्स नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीजों पर ध्यान दे दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि
इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो पहली बात, इंप्लीमेंटेशन एरर। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी, मेक इन इंडिया, उसके अलावा और भी जो दूसरी चीजें लाई हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में, नाम तो बड़े खूबसूरत और फैंसीज देते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में हमेशा फेल हुई और कई कई बार उसमें इतना परिवर्तन करना पड़ा है कि अभी तक वो उस तरह से प्रॉपर वे में स्थापित नहीं हो पाया या एक्सेप्टेड नहीं हो पाया। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन हो गया, या जीएसटी का मामला हो गया, या मेक इन इंडिया का मामला हो गया। एक ये है कि इंप्लीमेंटेशन में एरर सोचा जा रहा है। दूसरा है विनिवेश में जो प्रॉब्लम्स आएगी, यानी डिस इन्वेस्टमेंट फेलियर। 10% ही ऐसा हो पाया है जिसको हम रिगेन कर पाए, तो जबकि हमारा टारगेट है 6 लाख करोड़ का। अब ये हमारी देखने लायक बात है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ आइए, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट ले आएगा। अभी वो दावा कर रहे हैं कि इससे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, नहीं, ये विदेशी और देशी दोनों कंपनियों को बेचा जाएगा। तय है कि जैसे ही कंपनियों को बेचा जाएगा, जैसे ही इसमें कैपिटलिज्म आएगा, जैसे ही इसमें प्रॉफिट मोटिव आएगा, तय है कि प्रॉफिट मोटिव के साथ एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा। किनका? क्योंकि भारत एक बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव कंट्री है, जहां ज्यादा से ज्यादा जॉब जो सीकर है वो लेबर क्लास लोग हैं। उनके जॉब में क्या होगा, उनको किस शर्तों पर जॉब दी जाएगी, उनको किस तरह की शर्तों को मान लेना पड़ेगा, क्योंकि जब जॉब नहीं होगा तो फिर कोई भी जॉब चलेगा ना। दूसरी चीज पर आइए, लीडिंग एक्शन कैन बी लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एट द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगा, इसी प्रॉब्लम को जिसको मैं मेजर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कह रहा हूं, इसी में आप एक और प्रॉब्लम देख लीजिए जिसमें रिजर्वेशन का इशू उठेगा कि आखिर जो आरक्षण की हमारे यहां व्यवस्था है उसको इसमें किस तरह से लागू करेंगे, आरक्षण वालों को किस तरह से इसमें जॉब देंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैम, ये आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि चूंकि कई चीजों में प्राइवेट हैंड, कई चीजों में पब्लिक हैंड, मतलब कि गवर्नमेंट, सार्वजनिक, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कई मामलों में स्कैम और कई मामलों में करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये आपको पता है किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के रुख की, आज जो राहुल गांधी और पी चिदम्बरम जो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये सेलिंग है, तो अगर हम देखें कि प्राइवेटाइजेशन तो लगभग 90 के दशक से, और ये कांग्रेस की सरकार थी, आप जानते हैं मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ये तो उनकी ही देन है। बाद में वाजपेयी ने भी इसमें जबरदस्त काम किया। तो फिर उस वक्त ऐसी बातें जो हो रही थी, क्या वो आज की तरह है? तो कुछ चीजों पर हमें और ध्यान देना होगा। वो चीजें क्या हैं जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए कितना कितना पैसा कहां कहां लगा हुआ है, जिसको समझ सकते हैं आप इस तरह से। सबसे पहले समझ लें, रोड्स 26,700 किलोमीटर ऑफ हाईवेज है, इसमें पैसा है 1.6 लाख करोड़। आपके पास अगर है तो आप खरीद सकते हैं, आपके पास नहीं होगा, क्योंकि 1.6 लाख 39,000 के आसपास की पर कैपिटा इनकम वाले देश में मेरे और आपके पास तो इतना पैसा होगा नहीं। तो आप तो जानते हैं इतना पैसा किसके पास है, तो वो आकर सरकार से खरीदेगा। और इत्तेफाक है या प्लान्ड है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये लोग सरकार के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इसको खरीद सकेंगे, वो चाहे देशी हो या विदेशी हो। दूसरे पॉइंट पर आइए, रेल 400 स्टेशन, जैसा मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन, और 150 ट्रेन थी, 1.5 लाख करोड़। पावर ट्रांसमिशन लाइन 42,300 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, 0.67 लाख करोड़। नेशनल गैस पाइपलाइन 8,000 किलोमीटर ऑफ गेल पाइपलाइन, 0.25 लाख करोड़। पावर जनरेशन 5,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो सोलर विंड असर्ट्स, 0.32 लाख करोड़। Oil pipelines 4,000 kilometers of pipelines of IOC MPCL, 0.22 lakh crore. Telecom towers of BSNL MTNL 0.39 lakh crore. एक एक चीज पर आप ध्यान दीजिए कितना है। टेलीकॉम टावर्स ऑफ BSNL MTNL 0.39 लाख करोड़। माइनिंग 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, मैंने आपको पहले भी बताया, 0.32 लाख करोड़। एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स 11 AI प्रोजेक्ट्स, 31 पोर्ट प्रोजेक्ट्स, 0.34 लाख करोड़। स्टेडियम 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसको भी उठा के बेच डाला, 0.41 लाख करोड़, टोटल 6 लाख करोड़। ये टारगेट है सरकार का। क्या सरकार इसमें कुछ ऐसी चीजें चाहती है? क्या इसमें सच में सरकार की नियत रोजगार देना है? कैसे? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को बाहर से बुला करके, उनके हाथ में अपने रिसोर्सेस थमा करके, उनको पूरी तरह से प्रॉफिट कमाने का, और यहां के रिसोर्सेस को, यानी एक चीज आप देखिए, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से हम एक आर्थिक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले मिलिट्री से साम्राज्यवाद था, अब तो मिलिट्री से साम्राज्यवाद हो नहीं सकता है, तो उसके लिए एक आर्थिक तरीका अपनाया गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ता हूं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि अभी भारत इत्तेफाक से
सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन का ये नियम है कि वहां कुछ दिनों, 1 महीने के लिए जनरली एक अध्यक्ष बनाया जाता है। भारत अभी उसका अध्यक्ष था और उसी वक्त तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, और इसमें 3 बार 15 अगस्त के बाद से 3 बार इस पर मीटिंग हुई है, और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि तालिबान जो है वो यूएन के प्रायोरिटी लिस्ट से निकल गया है। जैसे लग रहा है कि उसको एक एक्सेप्टेंस मिल रही है। अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेलियर है। फेलियर कैसे है आप देखिएगा। कुछ दिनों पहले की बात है, भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए, और ये कहकर बनाया एकदम डंके की चोट पर कि अब हम गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ रहे हैं। और जैसे ही हमने बनाया, हमने अमेरिका की हार देखी। कहां? काबुल में। क्या हमसे कुछ स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली मिस्टेक हो गया? क्या हमने एक ऐसे देश को अपना दोस्त बना लिया जो नाटो के साथ मिलकर के, यानी कि कोल्ड वॉर एरा का जो हमारा पक्ष था, यानी कि गुटनिरपेक्ष जो गुट था वो खत्म हो गया, लेकिन नाटो आज भी बना हुआ है। और नाटो की सेना के साथ अमेरिका क्या कर अफगानिस्तान में आपको पता है, 1 लाख करोड़ की लगभग अपने डिफेंस का सामान, अपना हथियार छोड़कर भाग गया है। 1 लाख करोड़ का, जो कई देशों के जीडीपी डिफेंस का हिस्सा नहीं होता है। अफगानिस्तान को फ्री में मिल गया है। कैसे मिल गया ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो उसको यूटिलाइज अफगानी ही करेंगे। अफगानी से मतलब है टेररिस्ट तालिबानी ही करेंगे। और धीरे धीरे जिस तरह देशों का रुख होता जा रहा है, आप देखेंगे कि उसमें तालिबान को एक खास किस्म का एक्सेप्टेंस कुछ देश देने को तैयार है। पाकिस्तान इसमें आप देख रहे हैं बहुत आगे। चाइना का रुख भी कुछ इसी तरह का है। तो यानी हम एक तरफ तो इकोनॉमिक फेलियर का सामना कर रहे हैं जो जबरदस्त है, ताबड़तोड़ है। 50 सालों में आप कह सकते हैं कि इतना खतरनाक, 1967 के बाद से कहा जा रहा है कि इतना खतरनाक बेरोजगारी कभी नहीं फैला जितना आज भारत में फैल गया है। तो ये क्या ये सिर्फ हम इसको ये कह सकते हैं कि पोस्ट कोरोना सिचुएशन है, पोस्ट कोरोना इन्फ्लुएंस है? नहीं है ऐसा। ये इन्फ्लुएंस है हमारे बार बार किए जा रही प्राइवेटाइजेशन की, या कहिए कि पूंजी के नंगे खेल को देश में पूरी तरह से अलाउ कर देने का परिणाम है। हम इंटरनेशनल एरिना पे भी पूरी तरह इस मामले में थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हैं, बैकफुट पे नजर आ रहा है। वो तालिबान जो अचानक आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से फौजें भाग जाती हैं, नाटो की फौज निकल जाती है, वहां तालिबान आकर बैठ जाता है, और भारत उसी वक्त इत्तेफाक से ऐसा होता है कि भारत अमेरिका से स्ट्रेटेजिकली दोस्ती बनाया हुआ, लेकिन दूसरे देशों ने, जो खुद सार्क में आपने देखा कि सार्क से जैसे ही भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन से खुद को हटाने की बात की, कहीं ना कहीं सार्क का जो रिलेवेंस भारत के पर्सपेक्टिव से था वो खत्म होने लगा। यानी हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी बुरी तरह फंस रहे हैं। तो क्या ये सरकार मतलब ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार ऐसा किसी खास इसके तहत कर रही है, या सरकार को ये सिचुएशन, जैसे मैं आपको बताऊं, त्रिमूर्ति जो भारत के अस्थाई मेंबर हैं यूएन में, उन्होंने पहले कहा था कि नहीं हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, उस वक्त भी उन्होंने, लेकिन फिर अब देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस के लिए हम जाकर अमेरिका से मिल जाते हैं और ऐलान कर देते हैं अपनी 7 दशक पुरानी पॉलिसी को कि खत्म। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन को फेल दिखाता है। हम आपके सामने इस तरह की और गंभीर खबरें और गंभीर आइटम्स लाते रहेंगे। आप जरूर अपने रिएक्शन दें, हम मेहनत से बनाते हैं, इसके व्यूज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि चीजें शेयर होनी चाहिए और देश के एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो आप अपनी कुव्वत, अपने क्षमता के हिसाब से इसको जहां तक हो सके शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका रिएक्शन क्या है, और अच्छे से बताएं। जिस तरह हम अच्छे से कह रहे हैं उसी तरह आप भी अच्छे से कहें। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्रिप्शन और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें और कमेंट करें। बने रहें पहल भारत के साथ।